7,500 रुपये पेंशन मिलेगी, ये सपना देखना छोड़ दीजिए। आपको पीएफ ऑफिस किसी भी हाल में 7,500 रुपये पेंशन नहीं देगा। आपको जो पेंशन मिल रही है उतने में ही थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। कितना बढ़ सकता है, क्या हो सकता है, इस वीडियो में आप जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सागर है। मैं एक पीएफ कंसल्टेंट हूँ। आप यकीन मानिए, मैंने एक जो वीडियो बनाई, इसके अंदर मैंने एक थंबनेल का यूज़ किया। इस थंबनेल को यूज़ करने का सिर्फ पर्पस ये था कि आप लोग इस वीडियो को खोल के देख लें। मैंने इसके अंदर में यूट्यूबर्स को क्रिटिसाइज़ किया है। मैंने इसमें बताया है कि किस तरह से फर्जी यूट्यूब वीडियोस के अंदर में हज़ारों हज़ार लोग इस आस में बैठे हुए हैं कि आप लोगों को 7,500 रुपये आज मिल जाएंगे, कल मिल जाएंगे, इस हफ्ते में मिल जाएंगे, ये मीटिंग हो गई, वो घोषणा हो गई। इस तरह की गलत वीडियोस पे आप लोगों को जो भ्रमित किया जाता है, उसके बारे में मैंने ये वीडियो बनाई थी। मैंने यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसी मकसद से थंबनेल ऐसा बनाया था कि आप लोग इस वीडियो को देखें, तभी आपको सच्चाई पता चलेगी। मेरी वीडियोस को जितने लोगों ने देखा है उन सभी लोगों ने अप्रिशिएट किया है। यहाँ पे थंबनेल बनाने का मैं आपको पर्पस क्लैरिफाई कर चुका हूँ। बहुत सारे लोगों ने बिना वीडियो देखे ही, थंबनेल देख के ही यहाँ पे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। उन सभी लोगों का भी मैं सम्मान करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को हज़ारों बार वीडियोस में धोखा मिल चुका है। हज़ारों थंबनेल आप ऐसे देख चुके हैं कि अब बढ़ गई, मोदी जी ने घोषणा कर दी। तो मुझे भी आप लोगों को ये सच्चाई बताने के लिए इस वीडियो के अंदर थंबनेल बनाना पड़ा। ऐसा, इसमें मेरी कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी को भी ठेस पहुंचाऊं। अब जो मैं बात कर रहा हूं वो इस बारे में बात कर रहा हूं कि पीएफ ऑफिस कभी भी आपको 7,500 रुपये नहीं देने वाला है। आपको जो भी कोई कहता है कि 7,500 मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहा है। यहाँ मैं यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यूट्यूबर तो कुछ भी नहीं है। आपको जो नेता बने हैं और जो नेता लोग आपको बोल रहे हैं कि हम आपको कहते हैं 7,500 मिलेगा, वो आपके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपको 7,500 रुपये पीएफ ऑफिस कभी भी नहीं दे सकता है। मैं इस बारे में जो कह रहा हूँ, इसे एक सरकारी पत्र के माध्यम से आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। ये सरकारी पत्र किसी और को नहीं, जो हमारी पेंशनर ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, इसी को लिखा गया है। तो क्या ऐसा सोचा जा सकता है कि मैं इस विरोध में हूं कि पेंशन नहीं बढ़नी चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर आप मेरे चैनल पे देखेंगे तो मैं हमेशा पीएफ मेंबर के हक की बात करता हूं। मेरे चैनल पे 1900 से ज़्यादा वीडियोस हैं। बहुत सारी वीडियोस मैंने डिलीट कर दी हैं। जितने भी स्कैम होते हैं पीएफ से रिलेटेड, मैं उनके लिए वीडियोस बनाता हूं। जहां पे प्रॉब्लम होती है उनके लिए बताता हूं। तो पहले तो ये गलतफहमी दूर कर दीजिए कि मुझे पीएफ मेंबर के पेंशन बढ़ जाए तो उससे कोई प्रॉब्लम है। मैं तो चाहता हूँ भाई बढ़ जाए। 1,000 रुपये में क्या होता है यार, 1,000 रुपये में कुछ नहीं होता। मैं इस बात का भी समर्थन करता हूँ कि सरकार जो है, जब बिना कुछ कंट्रीब्यूट किए लोगों को 1,000, 1,500, 2,000 रुपये की पेंशन दे सकती है, वृद्धा पेंशन, तो एक जगह पे जहां आपने वर्षों तक कंट्रीब्यूट किया है, तो आपको क्यों ना पेंशन मिले बढ़ के। मैं इस बात का समर्थन करता हूं। लेकिन जब हम बात करते हैं नियम की, जब हम बात करते हैं कानून की, तो उस कानून और नियम के अंदर में आप लोगों को 7,500 वाले सपने झूठे दिखाए जा रहे हैं। इस 7,500 की कैलकुलेशन कहाँ से आई है, ये कुछ नहीं पता है। ये वैसा ही है जैसे मोदी जी ने जब वोट लेना था तो उन्होंने कहा, मित्रों आप सभी के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। जैसे ही काला धन आएगा, सब लोगों के खाते में 15-15 लाख आएंगे और हम काला धन वापस लाएंगे। अब ये सोच के देखिए कि क्या अगर मोदी जी ने ये कहा होता कि मित्रों आप सभी के खाते में 50-50 रुपए डालूंगा, तो क्या आप उनको वोट देते? आप वोट नहीं देते। सपने दिखाए जाते हैं बड़े, तभी आप किसी को नेता मानते हैं, तभी आप उसके पीछे चलते हैं। तो ये 7,500 का नंबर जो है, ये सिर्फ आप लोगों को सपना दिखाने के लिए है, ताकि आप उन नेताओं के पीछे चलें जो नेता आप लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। यहाँ उन नेताओं को, वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है, बहुत बड़ा सपना दिखा दिया है। उस बड़े सपने का कोई बेस होना चाहिए, उस बड़े सपने की कोई कैलकुलेशन होनी चाहिए। मैं उठ के बोल देता हूं कि 7,500 क्यों,
आपने 15,000 क्यों नहीं बोला? मेरा ये सवाल है, 15,000 क्यों नहीं बोला गया? यहाँ पे 7 सालों से ये बोला जा रहा है, हम 7 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, हमें बढ़ के मिलना चाहिए। आप 7 साल पहले भी 7,500 कह रहे थे, आज भी 7,500 कह रहे हो, क्यों भाई? महंगाई भत्ता नहीं लगाओगे? आप खुद कह रहे हो कि महंगाई भत्ता लगना चाहिए, तो जब 7 सालों से आप संघर्ष कर रहे हैं तो इसके अंदर महंगाई भत्ता जोड़ दीजिए। अब ये 7,500 की कोई वैल्यू नहीं है। अब आपको यहाँ पे बोलना चाहिए अपने फॉलोअर को कि हम 10,000 रुपये दिलाएंगे। मैंने नेताजी का भाषण सुना, जो हमारे कमांडर रावत साहब हैं, उनका मैंने स्पीच सुनी 1 तारीख वाली, 1 जून को, जो उन्होंने सम्मेलन में बोला है। उन्होंने कहा 1 से 2 महीने में आपका काम हो जाएगा। और ये 1 से 2 महीने वाली बात मैं कह रहा हूँ कि पिछले 2 सालों से सुन रहा हूँ। हर बार यही बात बोली जाती है, हर बार यही बात बोली जाती है, 1 से 2 महीने में आपका काम हो जाएगा। मैंने बात कर ली है, मैं मिल के आ गया हूँ, मेरे से फ़ोन पे बात हुई है, आपका काम युद्ध स्तर पे हो रहा है। आपकी अगर आपने बोला कि भाई 1 से 2 महीने में हो रहा है, तो ये तो आप हर बार हर 2 महीने पे आप यही बोलते हो। पिछले 2 साल से तो मैं ही सुन रहा हूँ, जब से मैंने ये न्यूज़ फॉलो करना शुरू किया है। लेकिन 2 सालों में मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई। लेकिन अब यहाँ पे पानी सर से ऊपर हो गया है। यहाँ पे यूट्यूबर पागल बना रहे हैं, नेता लोग पागल बना रहे हैं, और आप लोग जो है मेरे ऊपर जो है गुस्सा करते हैं कि भाई आप लोग जो है क्यों नेगेटिव बोलते हैं। भाई साहब, नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों को जो सपना दिखाया जा रहा है उस सपने की हकीकत बता रहा हूँ। यहाँ पे समझिएगा, जो भी बात कही जा रही है वो ध्यान से मेरे समझिए। यहाँ पे ये जो संस्था है, इस संस्था ने इस तरह से बस पेज भरा हुआ है, पेज भर के यहाँ कुछ कुछ लिखा हुआ है जिसका कोई जो है लॉजिक नहीं है। अगर इस चीज़ का लॉजिक होता, अगर इनके लॉजिक में दम होता, तो सीधे कोर्ट में केस किया जा सकता था। इनका जो कहना है, देखिए मैं वापस से कहूँगा, मुझे पेंशन बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी प्रॉब्लम बस इतनी है कि गुमराह किया जा रहा है लोगों को कि आपको 7,500 मिलेगा प्लस डीए मिलेगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम मोदी जी से मिलके आए हैं, प्रॉमिस अस ट्वाइस। मोदी जी ने हमें 2 बार आश्वासन दिया। अरे मोदी जी की बात पे अगर आप यकीन कर रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई है नहीं। मोदी जी ने पिछले इतने सालों में कितने बड़े बड़े भाषण किए हैं। जब वो 2014 में थे तब उन्होंने क्या बोला था वो देख लीजिए। फिर वो जब इलेक्शन लड़ने आए 2019 में, तब उन्होंने क्या बोला ये याद कर लीजिए। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में उन्होंने क्या बोला, कोई भी एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी, पहली जो मीटिंग होगी उसी में महिलाओं को 2500 रुपये मिलेंगे। तो मोदी जी की बात का या मोदी जी से मिलने का आज के दिन में भारत के अंदर में कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। आप लोग मोदी जी से मिलके आए, मोदी जी ने हाँ हाँ कर दिया ताकि आप लोग उन्हें वोट दे दीजिए। लेकिन यहाँ पे उनसे मिलना बस वैसा ही है जैसे हमारे ओलंपिक जीत के आने वाले भी मिले थे मोदी जी से, बोला था अरे तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। और वही बेटी जो है जब बोलने लगी कि भाई हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है, हमारा शोषण किया है बृजभूषण सिंह ने, तो मोदी जी ने देखा भी नहीं। जो वहाँ पे ओलंपिक जीतने वाले लोगों को जब उन्होंने वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं की, वो इतने दिनों तक वहाँ पे बैठे रहे जंतर मंतर पे, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आप 4 लोग अगर मिल आए मोदी जी से तो आपकी कोई इसमें वैल्यू नहीं है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ सबकी पेंशन बढ़ जाए, लेकिन यहाँ पे जो गलत सपने दिखाए जा रहे हैं मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ, देखो पेंशन बढ़नी है, अगर मैं सीधी सीधे बोलूं आपको, पेंशन बढ़नी है, 100% बढ़नी है। कितनी बढ़नी है? मेरे हिसाब से, जो मेरा अंदाज़ा है, जो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें पढ़ी हैं उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से 3,000 रुपये पेंशन बढ़ेगी। ना तो आपको डीए मिलेगा और ना ही आपको मेडिकल अलाउंस मिलेगा, ना तो मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी और ना ही आपको डीए मतलब महंगाई भत्ता नहीं मिलने वाला है। आपको जो है अगर मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये है तो इससे ज़्यादा 2,000 मिल सकते हैं, या फिर अगर बहुत ज़्यादा दिलेरी हुई तो 3,000 रुपये मिल सकते हैं। मेरा ये अनुमान है। मैं चाहता हूँ कि आपको 3,000 ना मिले, मैं चाहता हूँ आप लोगों को 50-50 हज़ार रुपये हर महीने मिले। लेकिन अगर आप सच्चाई सुन सकते हैं तो मैं आपको ये चीज़ अपने फैक्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। फैक्ट क्या है? फैक्ट तो मैंने बोल दिया, कहाँ हुआ फैक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। 2 मिनट के लिए पहले यहाँ पे डिमांड समझ लीजिए। यहाँ पे इस संस्था ने बोला कि 4 हमारी डिमांड है, 7500 हो प्लस डीए हो। डीए हो मतलब कि हर महीने हर साल में इस पे कुछ बढ़ जाए।
तो जैसे जैसे साल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये बढ़ता जाएगा। उसके बाद बोल रहे हैं कि यहाँ पे हायर पेंशन की बात करी जा रही है। हायर पेंशन का मिनिमम पेंशन से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद कही जा रही है कि मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए, और फिर यहाँ पे और कुछ भी एक डिमांड रखी गई है जिसकी कहीं कोई चर्चा नहीं करता है। यहाँ पे सिर्फ मेन डिमांड जो है वो ये है कि डीए हो जाए प्लस 7500 हो जाए, और साथ में यहाँ पे जो है इनको मेडिकल फैसिलिटी मिल जाए। ठीक है, इस तरह की हमारी डिमांड है। अब इसी डिमांड के बारे में पीएफ ऑफिस ने क्या रिप्लाई दिया है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। मैं जो आपको कह रहा हूँ ये एक सरकारी जवाब है, और ये सरकारी जवाब पीएफ ऑफिस ने हर मंच पे कहा है। जब सरकार संसद के अंदर कोई चीज़ लिखित में जवाब देती है तो उसकी जिम्मेवारी होती है। तो यहाँ यही जवाब पीएफ ऑफिस ने हर बार संसद के अंदर कहा है। जब भी सांसद के अंदर कोई भी सवाल उठाता है तो सरकार यही चीज़, यही सवाल रटा रटाया बताती है, और यही सच है। इसके बेस पे ही आपका डिसीजन लिया जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2025 के अंदर ही आपकी जो मिनिमम पेंशन है वो 1000 रुपये से बढ़ के या तो 2000, और अगर ज़्यादा रहा तो 3000 रुपये तक हो सकती है। मैं आशा करूंगा 3000 नहीं हो, 50,000 हो जाए, लेकिन जो मेरा मानना है वो मैं बता रहा हूँ। उसका क्या बेस है वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 पे लिखा गया है कि आपने हमसे पूछा है कि आपकी मिनिमम पेंशन बढ़ाने की बात कही जा रही है। तो ईपीएस जो स्कीम है वो सेल्फ फंड स्कीम है, और इसके अंदर में आपकी तरफ से 8.33 और सरकार की तरफ से 1.16% कंट्रीब्यूट किया जाता है। इसलिए हम जो है यहाँ पे जो भी पैसा इकट्ठा होता है वो आप लोगों में ही बांट देते हैं, मेंबर्स में ही बांट देते हैं। अब थोड़ा मैं इसके बारे में समझा रहा हूँ। वीडियो लंबी होगी, अगर आपको वीडियो लंबी नहीं देखनी है तो फिर आपको जो है कोई और वीडियो देख सकते हैं जहां आपको फर्जी जानकारी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे अगर आपको फैक्ट के हिसाब से जानना है तो प्लीज़ एक वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा। कुछ भी कमेंट करने से पहले मेरी कंप्लीट बात सुन लीजिएगा। यहाँ पे 2 पॉइंट है और 1 पॉइंट इससे अगले पेज पे है, बस इतना सुन लीजिए, फिर आप जो है जो कमेंट करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ मेरी बात समझ लीजिए। पीएफ ऑफिस जो है ना, पीएफ ऑफिस के अंदर ये एक संस्था है। ये संस्था एलआईसी जैसी संस्था ही है। एलआईसी में आप क्या करते हो, एलआईसी में आप प्रीमियम भरते हो, और प्रीमियम भर के जैसा आपने प्रीमियम भरा है, जैसा उस एलआईसी की पॉलिसीज़ हैं उसके हिसाब से आपको बेनिफिट मिलता है। क्या मैंने कुछ गलत कहा? एलआईसी अलग अलग तरह की होती है। उस एलआईसी में से मान लीजिए आपने रिटायरमेंट की एलआईसी ली है, उसके अंदर आपने हर साल कुछ पैसा जमा किया। आपको पैसा जमा करते टाइम ही पता था कि रिटायरमेंट पे आपको हर साल या हर महीने इतना रिटायरमेंट अमाउंट मिलेगा। समझ आ गया? कोई गलत तो नहीं कहा? अब बात करते हैं पीएफ ऑफिस की। पीएफ ऑफिस जो है ये एक ईपीएफओ संस्था मैनेज करती है। जैसे एलआईसी है वैसे ही ईपीएफओ मान लीजिए। ईपीएफओ के अंदर में एक पेंशन स्कीम है। पेंशन स्कीम का 2 काम है यहाँ पे। स्कीम तो वैसे 3 है, पीएफ है, पेंशन है और ईडीएलआई है। तो हमारी बात अभी पेंशन को लेके हो रही है। पीएफ ऑफिस का कहना है कि ये जो पेंशन का स्कीम है, इसे हम ऐसा करते हैं कि हमने एक डब्बा बना रखा है। वो डब्बा हमने बना रखा है, उस डब्बे में करोड़ों पीएफ मेंबर पैसा डालते हैं। उस डब्बे में करोड़ों पीएफ मेंबर पैसा डालते हैं, डालते हैं, डालते हैं, डालते हैं, डालते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ फंड बन जाता है। हम पीएफ मेंबर को, जब किसी भी पीएफ मेंबर को पेंशन की ज़रूरत होती है तो हम इस पेंशन में से ही उसको कुछ हिस्सा दे देते हैं। जैसा आपने एलआईसी में देखा था कि आपको पहले से पता है कि आपको रिटायरमेंट पे कितना पैसा मिलेगा, वैसी चीज़ ईपीएफओ के पास में नहीं है। ईपीएफओ के पास में आपको पेंशन कितनी मिलेगी इसका एक फॉर्मूला डिसाइड है। आपने कितने साल सर्विस की है और आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी कितनी थी, और साथ में ही ये एक टेबल रखते हैं, उसका फैक्टर लगाते हैं, उसके हिसाब से ये पेंशन देते हैं। तो पीएफ ऑफिस का कहना है कि आपने इस फंड के अंदर जो कंट्रीब्यूट किया है, एज ए पीएफ मेंबर जो आपने कंट्रीब्यूट किया है वो अपनी सैलरी का 8.33% किया है। इसके साथ में जो गवर्नमेंट इस पे कंट्रीब्यूट करती है वो 1.16% कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा 0 मान लीजिए, और यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ पे 9 हो गया। तो 9.40% हर महीने हर एम्प्लॉय का इसके अंदर जमा होता है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 1.16% गवर्नमेंट जमा करती है। तो जो गवर्नमेंट जमा कर रही है ये एक तरह से दान दे रही है, पीएफ संस्था को दान दे रही है कि इसके अंदर पैसा ज़्यादा रखो। ठीक है,
अब यहाँ मेरी बात ध्यान से समझिए, पेंशन के अंदर ना ऐसा नहीं है कि आपने अगर 1.5 लाख रुपए जमा किए तो आपको 1.5 लाख देने के बाद में पीएफ ऑफिस बोल देगा नहीं भाई तुमने जितना पेंशन जमा किया था हमने दे दिया, अब हम और पैसा नहीं देंगे। या फिर पेंशन के अंदर नियम है कि अगर कोई 10,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, अगर उसने 10 महीने कॉन्ट्रीब्यूट किया और फिर वो मर गया, तो पीएफ ऑफिस ऐसा नहीं कहेगा कि भाई तूने तो 10 महीने कंट्रीब्यूट किया, तू तो 10,000 रुपये ले लिया, अब तेरे को और नहीं मिलेगा। नहीं, पेंशन का नियम ये है कि आप अगर खुद मेंबर हैं, आपने पूरी सर्विस की है, आपने मान लीजिए 1.5 लाख रुपए आपने जमा किए, आप उसमें 1.5 लाख रुपए हर महीने निकल रहे हैं, आपके पेंशन हर महीने जो भी आपका बनता है 1,000, 1,200, 1,500, 2,000 जितना बनता है, आपको हर महीने फिक्स पैसा मिलेगा। भले ही आपने जमा किया हो 1.5 लाख, 1.5 लाख पे बात खत्म नहीं होगी। यही नियम लागू होता है कि अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपये जमा हुए उसके और वो मर गया, उसके पास उनकी वाइफ, उनके बच्चे, 2 बच्चे, ये नहीं बोला जाएगा कि वाइफ तुम्हें हम नहीं देंगे क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड ने सिर्फ 10,000 रुपये जमा किए थे। उसको हर महीने पेंशन मिलती रहेगी। अगर वाइफ शादी नहीं करती है उसको जिंदगी भर पेंशन मिलती रहेगी। तो पीएफ ऑफिस ये कहता है कि भाई साहब जो फंड है उस फंड में से मैं आज जो पैसा दे रहा हूं इससे एक्स्ट्रा पैसा मैं नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैं उससे एक्स्ट्रा पैसा दूंगा तो मुझे घाटा हो जाएगा और फिर मैं इन लोगों को, जिन लोगों को पहले से मेरा डिसाइड है कि हर व्यक्ति को मुझे इतना देना है, उसको देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं होगा। इसको बोलते हैं डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है कि एक बाल्टी है, इस बाल्टी में पानी जमा होगा और इस पानी में से आप लोगों को, मेंबर को कुछ देना है, विडो पेंशन देनी है, चिल्ड्रन पेंशन देनी है। तो जमा करने वाला फंड और निकलने वाले फंड में हमेशा जो है निकलने वाला फंड जो है लगभग वो ज़्यादा होता है। तो इसलिए पीएफ ऑफिस कह रहा है कि हम किसी भी स्थिति में आप लोगों को ज़्यादा पेंशन नहीं दे सकते हैं। ये चीज़ है, ये एक मेन रीज़न है पीएफ ऑफिस का आपके पेंशन ना बढ़ाने का। इसलिए मेरा ये कहना है कि पीएफ ऑफिस ने अपने इस कानून में, अपने इस जवाब में ये लिखा कि ये एक सेल्फ फंड है, मतलब आप लोग पैसा जमा करते हैं उसी से आप लोगों को या आप मेंबर्स को दिया जाता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2000 से लगातार ये जो फंड है ये घाटे में चल रहा है, इसलिए हम कोई भी एक्स्ट्रा रिलीफ नहीं दे सकते हैं। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके अंदर मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये कर दी। अब समझो बात को कि अगर कोई व्यक्ति मान लो 10,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करके एक्सपायर हो गया, ठीक है, तो उसको भी 1,000 रुपये मिलना है, उसको भी, उसके वाइफ को भी 1,000 रुपये मिनिमम मिलना है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका कहना है कि जो हम 1,000 रुपये दे रहे हैं ना, ये भी ज़्यादा ही है। अगर हम नियम के हिसाब से चलते, जो पेंशन का नियम है उसके हिसाब से तो 1,000 रुपये भी हर आदमी को नहीं मिलने चाहिए थे। तो जो 1,000 रुपये भी दिए जा रहे हैं ये सरकार के सपोर्ट के लिए, सपोर्ट के वजह से दिए जा रहे हैं, बजटरी सपोर्ट दिया जाता है इसलिए हो रहा है, ठीक है। इसके आगे इन्होंने कहा है कि हाई पावर मॉनिटर कमेटी बनी थी, जो कि यहाँ पे लिखा गया है 2018 में। तो इन्होंने कहा था कि 1,000 रुपये से इनकी पेंशन बढ़ा के 2,000 रुपये कर दी जाए। मेरी बात ध्यान से समझिए, सरकार ने एक कमेटी बनाई, उसमें कहा कि भाई 1,000 रुपये मिनिमम से बढ़ा के 2,000 रुपये कर दीजिए। आज से 8 साल, लगभग 8 साल पहले ये मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये हुई थी। सरकार को कहा गया 1,000 रुपये से बढ़ा के 2,000 कर दो। तो देखो पीएफ ऑफिस के पास जो पैसा है वो तो हाथ खड़ा कर दिया उसने कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है देने के लिए। अगर पैसा देना है तो केंद्र सरकार को देना है। तो केंद्र सरकार को 2018 में बोला गया, तो केंद्र सरकार ने कह दिया कि भाई साहब हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं दे सकते। अब बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं, नेताजी साहब ये बताते हैं, अरे भाई सांसदों को तो पेंशन बढ़ गई। अरे भाई सांसद का आप एग्जाम्पल कैसे ले सकते हो? सांसद लोग मालिक हैं। आप भारत के अंदर हो, आपको पता होना चाहिए कि सांसद जो है उनके ऊपर नियम लागू नहीं होता है। यहाँ पे सरकारें खरीद ली जाती हैं,
यहाँ जो सरकारें खरीदी जाती हैं, आपको पता है, मुझे पता है, नेता बिकते हैं। तो क्या किसी नेता को जेल होती है कि भाई तू बिक कैसे गया, तूने पैसे कहाँ लिए, कौन सी ट्रांजैक्शन हुई, कितना कैश लिया, कितना चेक से लिया? कभी आपने सुना है किसी नेता को इस तरह से बोला जाए भाई तुम इस पार्टी से छोड़ के इस पार्टी में आ गए, वो सरकार गिर गई, कितने पैसे लिए तुम्हें, तुम्हारे ऊपर रेड होगी, तुम्हारे ऊपर इनकम टैक्स लगेगा? कभी सुना है आपने? तो नेता का एग्जाम्पल देना बंद कर दीजिए। नेता की पेंशन बढ़ी है, नेता की पेंशन वो चाहे 10 गुना कर ले, 50 गुना कर ले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आम आदमी की बात करी जाएगी, आम आदमी का एग्जाम्पल लिया जाएगा। सरकार ने कह दिया भाई हमारे पास पैसा नहीं है, समझ गए आप? ये एक मेन वजह है जिस वजह से मैंने आपको कहा है कि ईपीएफओ आपकी कभी भी पेंशन नहीं बढ़ाने वाला है। और जो मैंने कहा कि 1,000 रुपये से 2,000 हो सकता है, तो वो इसी बेस पे हो सकता है कि ये ऑलरेडी प्रपोजल गया हुआ था और इस प्रपोजल पे कुछ ना कुछ वर्किंग करी गई होगी, कुछ ना कुछ हिसाब लगाया गया होगा। और अगर 2018 में बोला गया था तो अभी तो 2025 आ गया, तो इनको भी जो है बहुत टाइम हो चुका है टालते हुए। तो मेरे हिसाब से 2025 के अंदर में ये ज़रूर आपकी कुछ ना कुछ पेंशन ज़रूर बढ़ाएंगे। इसके अलावा जो अगली डिमांड कही जा रही है ये बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं पता वीडियो कितनी लंबी बन रही है, लेकिन एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा निचोड़ देना चाहता हूँ, वरना आप लोग क्या होगा कि आप लोगों को आधा अधूरा ज्ञान होगा, फिर आप इधर उधर भटकोगे। मेरी बात ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि क्यों 7,500 एक जुमला है जो नेताओं ने आपको दिया है और ये आपको कभी नहीं मिल सकता है। वजह क्या है? वजह मैंने आपको दिखा दी, सरकारी रिप्लाई में दिखा दी। नेताओं को मिलता है, नेता को मिलेगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें जो है जो मिल सकता है वो यहाँ पे सरकार ने लिख के दिया है। मैं चाहता हूँ आप लोगों को 50,000 रुपये महीना मिल जाए, लेकिन जो सच्चाई है जो यहाँ दिख रहा है वो आप समझिए। उसके बाद कहा गया कि महंगाई भत्ता होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स होना चाहिए। 1 जून को भी जो भाषण दिया गया है, बोला अरे 2 महीने में, अरे 1 महीने में आपको महंगाई भत्ता मिलेगा। अरे झूठ क्यों बोल रहे हो भाई? महंगाई भत्ता कैसे मिलेगा जब आपको सरकार ने यहाँ लिख के दिया है? जब सरकार ने लिख के दिया, या तो आपके पास ऐसा सरकार लिख के देती कि हाँ भाई हम महंगाई भत्ता का देंगे आपको, सोच रहे हैं, तो आपको समझ आता। लेकिन यहाँ तो सरकार बार बार लिख के दे रही है कि भाई हम महंगाई भत्ता नहीं लगा के देंगे। जैसे आपको एलआईसी का एग्जाम्पल वापस दूंगा। आपने एक प्रीमियम भरा, हर साल आप प्रीमियम भरते हो, क्या आप महंगाई के हिसाब से प्रीमियम बढ़ाते जाते हो? क्या आपने जो 2000, मान लो 2018 में मैंने 1250 दिया और मैं 2025 में भी 1250 दे रहा हूं, तो क्या महंगाई दर के हिसाब से आपने यहाँ पे 1250 की जगह में यहाँ पे 2,000 रुपये दिए? नहीं दिए। जब आपने कंट्रीब्यूट फिक्स रेट से किया तो आप जो है जब रिटर्न लोगे तो वो आप बढ़ते क्रम में कैसे ले सकते हो? और ऐसी स्कीम ही नहीं है। अगर स्कीम में लिखा होता कि इस तरह का हम कर सकते हैं, तब तो आपके पास होता ना कहने को। मान लो एलआईसी है, एलआईसी बोले भाई हम हर साल हर महीने आपके बढ़ाते जाएंगे, जितना हम आपको रिटर्न दे रहे हैं बढ़ाते जाएंगे। प्राइवेट कंपनी दे सकती है, लेकिन जब सरकार ने जो ईपीएस कानून बनाया है उस कानून में ही ये प्रावधान नहीं है, तो आपको कहाँ से मिलेगा? क्या आपको लगता है कि आपके लिए सरकार ये नियम चेंज करने वाली है? सरकार तब तक कोई काम नहीं करती जब तक उसके इलेक्शन पे बात ना आए। जब इलेक्शन पे बात आएगी तब आप सरकार को बोलो कि भैया देखो जो है हमको चंद्रमा पे प्लॉट चाहिए, सरकार आपको चंद्रमा पे भी प्लॉट बुक करके दे देगी। तो यहाँ पे आपको जो डीए की बात कही जा रही है वो बिल्कुल बकवास है, उसमें आपका कोई सच्चाई नहीं है। पीएफ ऑफिस ने साफ साफ यहाँ पे मना कर रखा है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है हम नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड गवर्नमेंट इज फिक्स रेट 8.33 और 1.16। तो यहाँ कहा जा रहा है कि भाई हम फिक्स रेट से ले रहे हैं, तो हम आपको इस तरह से बढ़ा के नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। फिर मैं अगली बात पे आ जाता हूँ। ये देखिए ये 3 पॉइंट हो गए। अब बस मेरा एक पॉइंट लास्ट में देख लीजिए, उसके बाद आप जो है जो आपको कमेंट करना हो आप कर सकते हैं। उसके बाद एक कमेटी की बात आती है जो राज्यसभा के अंदर बनाई गई थी। राज्यसभा की कमेटी ने बोला था कि हमें, हमारा ये मानना है कि इंक्रीज होना चाहिए गवर्नमेंट शेयर। जैसा मैंने आपको कहा कि आप लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है 8.33, जो कि आज के समय में 1250 होता है, और सरकार का जो कंट्रीब्यूशन होता है 1.67 होता है। अगर मैं 1.67 का हिसाब लगाऊं कि कितना अमाउंट बनता है, तो यहाँ पे मैं एक 15,000 रुपये मान रहा हूँ और
1.16 है या 67 है, 1.16 है मेरे ख्याल से, 1.16 है। तो 1.16 पे अगर मैं इसका हिसाब लगाता हूँ कि कितना बन रहा है तो आपको पता लगेगा। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, रुक जाइए। 15,000, यहाँ पे एक बार वापस से मैं कैलकुलेटर खोल रहा हूँ। 15,000, देखिए आपने हज़ारों वीडियो देख ली है जिसमें फर्जी जानकारी आपको मिली है। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ ये वीडियो जो मैं आपको बना के दे रहा हूँ ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप चाहें तो पूरा इंटरनेट खोज लीजिए, आप चाहें तो मेरा नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, मेरे को उसका लिंक भेज देना। इस तरह की अगर आपको कोई भी वीडियो पूरे इंटरनेट पे मिल जाए, 1.174 मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे जो सरकार कंट्रीब्यूट करती है वो 174 करती है। यहाँ पे हमारा जो रेट है वो है 1.16, ठीक है, और आपका इतना कंट्रीब्यूशन है। तो सरकार ये कहती है, ये जो कमेटी थी, ये जो कमेटी बनाई गई थी राज्यसभा में, इस कमेटी का ये कहना था कि भाई साहब ये जो सरकार कंट्रीब्यूट कर रही है ना, गवर्नमेंट शेयर 1.16, इसको बढ़ा के 1.16 से बढ़ा के 8.33 कर देना चाहिए। अब 8.33 करने से क्या फ़र्क पड़ रहा है? 8.33 करने से फ़र्क ये पड़ रहा है कि 1250 रुपये अगर आपके कटे हैं तो 1250 रुपये गवर्नमेंट भी जमा करे। ऑब्वियसली अगर उस फंड के अंदर में ज़्यादा पैसा जमा होगा तो आपको बढ़ा के पेंशन देने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा प्रपोजल कहा गया था। और इसके बारे में ये एक जो कमेटी बनी थी इन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया था। और इस बारे में जो रिकमेंडेशन की बात है, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर नहीं है कि इस पे सरकार ने कोई डिसीजन लिया है कि नहीं लिया है। रिस्पॉन्स ऑफ गवर्नमेंट हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू राज्यसभा वाइड लेटर डेटेड, ठीक है, 19/5/2014। अब यहाँ पे इसके अंदर में आप लोगों की बात मानी गई या नहीं मानी गई, इस चीज़ के बारे में नहीं लिखा। गवर्नमेंट ने नहीं माना है, ये मैं आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे कह सकता हूँ। और जो मैंने आपको कहा है कि 2,000 हो सकता है, जो मैंने आपको कहा है 3,000 हो सकता है, वो मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नियम के हिसाब से कह रहा हूँ। और जो आपको नेता लोग बता रहे हैं 7,500 वाली बात, वो पूरी खोखली बात है, उसमें कोई दम नहीं है, वो आपको पॉसिबल नहीं है। अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है यार, मिल जाए तो क्या दिक्कत है। लेकिन यहाँ जो कैलकुलेशन दिखाई जा रही है, जो बात कही जा रही है सरकार के तरफ से, उसको भी तो देखो। उसके बाद एक जो और जुमला बताया गया है वो ये है कि हम जो है आपको दिलाएंगे, वो मेडिकल फैसिलिटी दिलाएंगे। तो यहाँ पे यार थोड़ा पढ़े लिखे वाली बात कर लेते। जब आपको पता है कि आप ईपीएफओ से बात कर रहे हो, ईपीएफओ से बात कर रहे हो, तो ईपीएफओ के अंदर में कोई काम होगा तभी तो वो करेगा ना। अब आप ईपीएफओ को बोलो भाई हमारे जो है हम जो है बुजुर्ग हो गए हैं, हमारे को तो जो है एंटरटेनमेंट की सुविधा भी होनी चाहिए, तो आप हमारे सभी क्षेत्रों में वेलनेस सेंटर बनाओ जहां हम बुजुर्ग आके जो है आपस में बात करेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे। अरे भाई किस बात की आप बात कर रहे हो? यहाँ पे जब हेल्थ वाली फैसिलिटी का कोई प्रावधान ही नहीं है पूरे ईपीएफओ के अंदर में, तो यहाँ हेल्थ वाला पॉइंट कहाँ से आ गया? तो ये इसलिए ले आए हैं ताकि ये जो है हमारी डिमांड कुछ अच्छी लगे। तो यहाँ पे सरकार ने यही कहा है कि भाई साहब ये जो आप बात कर रहे हो कि हमें हेल्थ फैसिलिटी दी जाए, इसके बारे में कोई प्रोविज़न नहीं है। आप चाहें तो आप आयुष्मान भारत स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं, इसके बारे में ईपीएस कोई मना नहीं करता। आप ईपीएस के मेंबर हैं तो ये नहीं कहा जा रहा कि आप आयुष्मान भारत स्कीम मत लीजिए। आप आयुष्मान स्कीम भारत योजना लीजिए। आप अगर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं तो आप ज़रूर से आयुष्मान भारत स्कीम ले सकते हैं, उसमें किसी को भी कोई मना नहीं किया गया है। तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि जो 4 डिमांड्स रखी जा रही हैं उन 4 डिमांड्स का क्या लॉजिक है। मैंने आपको ये बता दिया कि जो यहाँ पे आप लोगों को दिखाया जा रहा है 7,500 का सपना, वो पीएफ ऑफिस कभी पूरा नहीं करेगा। आप चाहे मोदी जी से मिल लिए हो, आप चाहे हेमा मालिनी से मिल लिए हो, आप चाहे फाइनेंस मिनिस्टर से मिल लिए हो, आप चाहे किसी भी नेता से मिल लिए हो, कुछ भी होने वाला नहीं है। बहुत सारे मैंने कमेंट देखे जहाँ पे बोला जा रहा है जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक हमें पेंशन नहीं बढ़ के मिलेगी। अरे भैया मोदी जी की जगह अगर राहुल गांधी आ जाएगा या फिर सुषमा स्वराज आ जाए, सुषमा स्वराज तो रही नहीं, ममता बनर्जी आ जाएगी, तो भी आप लोगों को 7,500 नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसका कोई लॉजिक नहीं है। और मेरे थंबनेल बनाने पे प्लीज़ बुरा मत मानिएगा।
थंबनेल बनाना वैसा ही है जैसे बच्चे को दवाई खिलानी हो तो बच्चे को जो है कुछ चीज़ में लपेट के दवाई खिलाई जाती है। इसी तरह से मैंने आपको यहाँ पे सच्चाई बताने की कोशिश की है। अब मेरी वीडियो कंप्लीट हुई है। अब आप चाहें अपना कमेंट बता सकते हैं। मैं वापस से रिपीट कर दूं कि मैं पक्ष में हूं आप लोगों को पेंशन बढ़ जाए, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है तो आपको क्यों ना मिले, 3,000 रुपये मिलना ही चाहिए। बीजेपी जो है दिल्ली के अंदर मैं हूँ, बिना कुछ किए औरतों को बोला है, कम से कम बोला तो है 2,500 रुपये देंगे। औरतों ने क्या कंट्रीब्यूट किया है? हालांकि यहाँ पे ये समझिएगा कि सरकार के अंदर में कोई भी पैसा होता है वो लोगों से टैक्स कलेक्ट किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आम लोगों को अगर कोई पेंशन मिल रही है या आम लोगों को, बुजुर्गों को कोई पेंशन मिल रही है तो यहाँ सरकार कोई जो है खैरात कर रही है। ये सरकार की जिम्मेवारी होती है सोशल सिक्योरिटी देना, और सोशल सिक्योरिटी देना कोई सरकार का जो है वो मेहरबानी नहीं है, ये आपका अधिकार है। आप जब कमा रहे होते हैं तो आप टैक्स दे रहे होते हैं। वो टैक्स देने का यही लॉजिक होता है कि सरकार उस पैसे का सड़क बनाएगी, सुरक्षा करेगी, हमें स्वास्थ्य देगी, हमारे को जो है कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हमारा हेल्थ का काम कराया जाएगा। तो मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। मुझे नहीं पता कि कितनी लंबी वीडियो बनी है, लेकिन ये एक बेस्ट वीडियो हो सकती है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग ज़रूर से कमेंट कीजिए कि कितना आपको समझ आया है। आप इसे हर उस ग्रुप में शेयर कीजिए जहाँ पे भी आपको लगता है कि पेंशनर इंटरेस्टेड हैं। फेसबुक के अंदर ज़रूर से शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। आपको जो भी आपका फीडबैक हो आप लिखिएगा। बाकी मैं आपको वापस से बोल रहा हूँ कि मेरे को कोई सरकार ने पैसा नहीं दिए है। आप मेरे वीडियोस पे जाइए, चैनल पे जाइए, आप देखिए कि क्या मैं यहाँ पे सरकार की वाहवाही करता हूँ या सरकार की बुराई करता हूँ। मैं यहाँ पे आपको 80% केसेस में सरकार की बुराई करता ही दिखूँगा। 20% केस में सरकार जो अच्छा काम करती है उसके लिए हम अप्रिशिएट भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।